Hello guys, welcome to my YouTube channel Anjali's Blue Kite and I'm Anjali. So in today's video I'm going to share my pregnancy journey and at the time of birth मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस क्या रहा और आफ्टर डिलीवरी में क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई थॉट कि मेरे अराउंड बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी रिसेंटली प्रेग्नेंट है और बहुत सारी कई और लेडीज़ भी है जो प्रेग्नेंट है। सो आई थॉट मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं हेल्प होगी और आप लोगों भी मेरे साथ शायद रिलेट कर पाओ। सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग एवरीथिंग विद यू ऑल गाइस। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता चलता है ना दैट वी आर प्रेग्नेंट, तब हम बहुत खुश होते हैं और हमें लगता है कि वाह कोई नया मेंबर आएगा फैमिली में और सब कुछ नया होगा लाइफ में। बट आफ्टर दैट सारी चीज़ें ना चेंज हो जाती है। जैसे जैसे आप प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील करने लगते हो ना उसके बाद ही जो रियल गेम है वो स्टार्ट होता है। सो मेरे साथ भी वही हुआ था। जब हमें पता चला और सब रिपोर्ट्स करवाए सब पॉजिटिव आया तब तक सब ठीक था। बट जैसे ही 3-4 दिन गए उसके बाद ज़्यादा सिम्टम्स आने लगते हैं ना जब प्रेगनेंसी के, तब से सभी डिफ़िकल्टी स्टार्ट होती है। सो मैं मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करूँ तो ओवरऑल फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा क्योंकि मुझे ना क्या हो रहा था, वॉमिटिंग का इश्यू था, प्लस मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी। कुछ भी खाऊँ या पीऊँ तो मुझे वॉमिटिंग हो जा रहा था। प्लस इवन इफ मैंने कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ पानी ही पिया है तो पानी भी निकले जा रहा था, वैसा सब इश्यू था। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थ्रू आउट वही सारी चीज़ें चली मेरे साथ। और ऐसे मुझे कोई फूड क्रेविंग्स भी नहीं हो रहा था कि मैं स्पेसिफिक ये चीज़ खाऊं वो करूं, कुछ नहीं। बस बस ऐसे ही बॉडी में भी कोई एनर्जी जैसा नहीं रहा था बिल्कुल ही। मतलब मैं इतना लो फील कर रही थी कि पूरा दिन या तो मैं सो रही हूँ और या तो फिर कुछ खा रही हूँ, और खा रही हूँ तो वो वॉमिट हो जा रहा है, तो या तो फिर मैं सोती थी या तो वॉमिट करती थी। दैट इज़ द ओनली टू स्टेज जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होता है ना उसके बाद ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं जिसको डॉक्टर देख के बताती है कि आपको आगे क्या क्या मेडिसिन की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड होने के बाद जब मेरे रिपोर्ट्स हुए ब्लड का और यूरिन का, देन आई एम डायग्नोस्ड विथ यूरिन इन्फेक्शन। और वो यूरिन इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था कि डॉक्टर ने भी बोला कि जैसे कि हम सभी प्रेगनेंसी में सभी टाइप्स वाली दवाई नहीं दे सकते क्योंकि बेबी को इफेक्ट करता है। तो उनके पास ना लिमिटेड क्राइटेरिया था मेडिकेशन के लिए भी कि ये 1-2 मेडिसिन है वही वो मुझे दे सकती है क्योंकि वही सिर्फ बेबी के लिए सेफ है। देन फिर जो रियल गेम है ना फिर स्टार्ट हुआ मेरे साथ। फिर डॉक्टर ने थोड़ी दवाई प्रिस्क्राइब की, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक हो भी गया, ठीक है। देन स्टार्ट होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। सब बोलते हैं ना कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिम्टम्स होते हैं वो उतने टाइम के लिए होते हैं, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में चले जाते हैं। बट मेरे साथ वो केस नहीं था लिटरली। मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी मुझे थ्रू आउट सेकेंड ट्राइमेस्टर वॉमिटिंग हुआ, नोशिया होता था, फिर चक्कर आते थे, फूड एवर्जन होता था कि कुछ चीज़ें देख के ही खाने का मन नहीं होता था और वो सब होता था। और जैसे जैसे आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में टाइम जाता जाता है आपका बेली का भी पार्ट बढ़ने लगता है, तो उससे भी हमें बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आते हैं। बेली का भी जो पार्ट है वो भी बढ़ता जाता है, तो उससे भी बहुत सारे फिजिकल चैलेंजेस हुए थे। और प्लस क्या है ना कि हम वहाँ अकेले रह रहे थे तो जैसे घर का सारा काम खुद ही मैनेज करना है कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, तो वो सब भी थोड़े बहुत चैलेंजेस थे। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में इजी होने की जगह मेरे लिए और हार्ड होता गया। फिर से जब मेरा यूरिन टेस्ट हुआ तो फिर से मुझे इन्फेक्शन आया और फिर से मुझे डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब की। वो दवाई उन्होंने जितने दिनों के लिए दी थी उतने दिन मैंने खाई। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे इम्पोर्टेंट वाला स्कैन होता है, बेबी का ग्रोथ स्कैन होता है, तो वो हुआ। ग्रोथ स्कैन में तो बेबी का जैसे सब ठीक था, उसका ग्रोथ बहुत बढ़िया था, सारे पार्ट्स अच्छे से डेवलप हो रहे थे। जो इश्यू था वो मेरी बॉडी में था। टचवुड बहुत अच्छा है कि बेबी को कोई भी इश्यू नहीं था, जो भी इश्यू था वो मुझे था। तो ऐसा होता है ना कि ठीक है हम तो कुछ भी बेयर कर लेंगे, बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, वैसा वाला। तो फिर जब फिर से मुझे यूरिन इन्फेक्शन आया तो डॉक्टर ने फिर से दवाई दी और वो सब किया, थोड़े दिनों के लिए ठीक हो गया। मुझे मतलब पेट में लोअर एब्डोमेन की साइड मुझे दर्द होने लगा और बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। फिर डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला कि आप इमीडिएटली क्लिनिक पर आ जाओ और चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने चेक किया तो बताया कि ये यूरिन इन्फेक्शन की वजह से ही दर्द हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, 3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज किया, मेडिकेशन अच्छे से किया। तो वो ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए कि मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेरा यूरिन इन्फेक्शन रहा है,
वो गया नहीं, क्योंकि डॉक्टर कोई भी दवाई दी है कभी भी मतलब गया नहीं है पूरा का पूरा। हाँ, नो डाउट कम हो गया था, बट पूरा का पूरा कभी भी नहीं गया। और प्लस मुझे थायराइड भी था, तो वो भी ध्यान रखना था, मुझे थायराइड भी कंट्रोल में रखना था। प्लस मेरा यूरिन इन्फेक्शन भी था, उसका भी ध्यान रखना था। एंड बाकी सारी जो फिजिकल चैलेंजेस आते हैं वो तो था ही। और मुझे तो वॉमिटिंग भी थ्रू आउट प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके लास्ट ट्राइमेस्टर तक मुझे रही है, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेज था। कि देन मैं बात करती हूँ मेरे लास्ट ट्राइमेस्टर की। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या हुआ ना कि स्टार्टिंग में ही जब अ, मुझे फिर से मेरा यूरिन इन्फेक्शन आया, फिर से जब रिपोर्ट्स किया तो मुझे फिर से यूरिन इन्फेक्शन उतना ही आ रहा था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको 5 दिनों के लिए और दवाई लेनी है। तो वो 5 दिनों के लिए मुझे ना इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए थे, वो इंजेक्शन हर रोज़ लेने थे। और वो इंजेक्शन डायरेक्ट नहीं ले सकते थे, ऐसा कुछ था कि डायरेक्ट बेबी को इफेक्ट ना करे इसलिए। तो फिर वो लोग क्या करते थे, हम हर रोज़ मुझे 5 दिन के लिए इंजेक्शन लेने थे ना। और हर रोज़ जैसे जाना है, हर रोज़ वो कोई नई जगह पे पंचर करके कैथेटर लगाएंगे। एक और मैंने डॉक्टर को बोल के रखा था कि अब एक दिन लेफ्ट एंड में लगाना, एक दिन राइट एंड में लगाना, क्योंकि हर रोज़ एक ही जगह पे करेंगे तो कितना दर्द होगा, वैसे भी दर्द होता है वो कैथेटर लगाते हैं तो। फिर ना 7th मंथ पे ना ग्लूकोज टेस्ट होता है, GTT करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। वो तो अलग ही लेवल का डेंजर टेस्ट है। नॉट लाइक दैट डेंजर कि आपको ज़्यादा इंजेक्शन विंजेक्शन मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका एक एक घंटे के गैप पे 3 बार ब्लड लेते हैं। पहले फास्टिंग वाला ब्लड लेंगे, फिर वो लोग कोई लिक्विड पिलाते हैं, कोई सा तो पाउडर रहा था वो पिलाते हैं। और वो इतना डेंजरस पाउडर होता है, इतना स्वीट, इतना स्वीट, इतना होता है ना कि यू विल नॉट इवन एबल टू फिनिश दैट 1 ग्लास। वो उतना बकवास होता है, बट आपको टेस्ट के लिए पीना ही पड़ता है। प्लस वो टेस्ट फास्टिंग में करना है, तो आप कुछ खा भी नहीं सकते हो। वो लोग ना 3 बार ब्लड लेते हैं एक एक घंटे के गैप पे। तो एटलीस्ट आपको 3 घंटे तक तो कुछ खाना ही नहीं है। और मेरे केस में तो ऐसा था, जैसे लास्ट ट्राइमेस्टर में थोड़े थोड़ा मेरा हंगर स्ट्राइक हो रहा था, तो मुझे भूख भी लगती कि जैसे उठ गए तो तुरंत ही कुछ खाना पड़ता है, वैसे सब कुछ स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, और एंड एंड में इतनी भूख लग रही थी कि लिटरली सब बोलते हैं ना कि हर 2 घंटे में कुछ खाना चाहिए। मैं सामने से मतलब कई लोगों को होता है कि अच्छा नहीं लगता खाना, तो कई लोग नहीं खाते हैं, बट मेरा तो इतना हंगर स्ट्राइक हो रहा था कि मैं अपने आप ही खुद हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खा ही लेती थी। पहले मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि सुबह सुबह के टाइम पे वॉमिटिंग होती थी। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरा वैसा हो गया था कि मैं रात को कुछ भी खाऊं, लिटरली इवन मैंने खिचड़ी जितनी भी सिंपल चीज़ खाई होती है ना, तो वो भी मुझे वॉमिटिंग हो जा रही थी। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी मुझे एसिडिटी का भी उतना ही इश्यू रहा है। मैं कुछ भी खाऊँ, लिटरली इवन फ्रूट्स खाती थी तो भी एसिडिटी हो जाती थी। लिटरली मैं कुछ भी खाऊँ तो मुझे एसिडिटी हो जाती थी। मैं कोशिश करती थी कि मैं 8 बजे से पहले खा लूँ, खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करूँ, सो दैट सब डाइजेस्ट हो जाए अच्छे से और एसिडिटी का इश्यू ना हो। बट फिर भी पता नहीं कैसे मैं सब फॉलो करती थी, फिर भी हो ही जाती थी। बट ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे वॉमिटिंग हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों का ना कोई सॉल्यूशन नहीं, कितनी भी दवाई खा लो कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो बेबी आ जाने के बाद ही ना आपको ठीक होगा, वो बेबी आ जाने के तुरंत बाद ना सब खत्म हो जाएगा। मुझे ना स्किन में भी वैसा हो गया था कि मेरा फेस का और नेक का स्किन दोनों डिफरेंट कलर का हो गया था। लिटरली मेरे नेक का स्किन जो है ना वो डार्क हो गया था। मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेरा हेयर फॉल उतना ज़्यादा रहा है, इवन मुझे अभी प्रेगनेंसी के बाद उतना हेयर फॉल नहीं हो रहा है जितना मुझे फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में हेयर फॉल हो रहा था मेरा। अब टच वुड अभी सब ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी मुझे उतना हेयर फॉल नहीं है। तो ओवरऑल प्रेगनेंसी मेरी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे फिजिकल इश्यूज थे इसलिए। बट बेबी की साइड से ना मुझे कभी कोई चैलेंज नहीं हुआ कि बेबी को ये हो रहा है, बेबी का ग्रोथ अच्छा नहीं है, बेबी को ये इश्यू रहा, वो कुछ नहीं था कभी। बट मेरी साइड से मुझे बहुत ही खुद के लिए फिजिकल चैलेंजेस तो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स रहे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी लिटरली। और वैसा कोई मुझे ना स्पेसिफिक मुझे कभी भी थ्रू आउट प्रेगनेंसी ऐसा कुछ खाने का क्रेविंग्स नहीं हुआ। बट 2 चीज़ें थी जो मुझे कोई हर रोज़ देता तो मैं हर रोज़ खा लेती। एक था पानी पूरी और एक था डोसा। ये 2 चीज़ों के मुझे इतनी क्रेविंग्स हुए सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, मैं बता नहीं सकती लिटरली। और कोई दूसरे दिन मुझे ये दोनों चीज़ दे दे तो मैं खा लेती थी। और मुझे ना थ्रू आउट प्रेगनेंसी मुझे बहुत ही स्पाइसी चीज़ें खाने का ही क्रेविंग्स हुआ। सो ये था मेरा ओवरऑल थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी कैसी रही और मेरा एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं हम बर्थ टाइम की, यानी कि डिलीवरी टाइम मेरे साथ क्या क्या हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ ना, तब हम घर पे थे और थोड़ा बहुत वाटर ब्रेक हो रहा था, इसलिए हम डॉक्टर को दिखाने गए। क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में ना मुझे 2 बार फॉल्स लेबर आए थे, 8th मंथ के एंड पे और 9th मंथ के स्टार्टिंग में।
तभी जब मुझे 2 बार फॉल्स लेबर आए ना, तब हम डॉक्टर को दिखाने गए, दोनों बार उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और सब ठीक हो गया। तो जब ओरिजिनल लेबर आया ना, क्योंकि मेरा ड्यू डेट था ऑलमोस्ट मार्च मिड का, और जब मुझे लेबर पेन हो रहा था तब फेब का लास्ट वीक चल रहा था। तो डॉक्टर ने बोला था कि अभी तो टाइम है, तो मुझे लगा कि उस बार भी फॉल्स लेबर ही होगा। तो फिर जब हम डॉक्टर को दिखाने गए तब उन्होंने चेक वेक किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो लेबर पेन ही है और आपको एडमिट होना पड़ेगा। पहले हमने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑप्ट किया था, बट ऑलमोस्ट 13-14 आवर्स वेट करने के बाद भी जो बेबी का पोजीशन है ना, वो प्रॉपर जो हेड डाउन पोजीशन चाहिए वो नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा सा स्लाइटली साइड में था बेबी का हेड, उसी की वजह से ना नॉर्मल नहीं हो पाया। वरना मतलब मैं तो 100% प्रिपेयर थी नॉर्मल के लिए, क्योंकि मुझे लेबर पेन भी एकदम पिक लेवल का हो रहा था। थोड़ा थोड़ा तो हो ही रहा था, प्लस जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वो लोग आर्टिफिशियली लेबर इंड्यूस करते हैं, तो वो भी क्या था, उन्होंने मेरे साथ कैथेटर लगा के इंजेक्शन इंजेक्शन दे के वो सब भी क्या था। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ना मेरा पिक लेवल का था जो लेबर पेन था वो, बट फिर भी बेबी का पोजीशन सही नहीं था, इसलिए देन वी हैव टू ऑप्ट फॉर द सी सेक्शन कंपलसरी, क्योंकि अगर नहीं करते तो फिर बेबी को भी इश्यू होता और मुझे भी इश्यू होता। फिर होता है रियल गेम स्टार्ट, क्योंकि थ्रू आउट प्रेगनेंसी जब हमने बहुत सारे वीडियोस देखे होते हैं ना, सी सेक्शन में ऐसा होता है वैसा होता है, एनेस्थेसिया देते हैं वो सबसे डिफिकल्ट होता है, सी सेक्शन के बाद ये डिफिकल्ट होता है वो डिफिकल्ट होता है, तो ये सब देख के ही हम वैसे ही घबरा जाते हैं ना। दूसरों का तो पता नहीं, बट जब मुझे उन्होंने स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया ना, तब लिटरली मुझे कुछ पता नहीं चला। बहुत ही पतली सी सुई होती है, नो डाउट बड़ी होती है, बट बहुत ही पतली सी सुई होती है। वो एकदम ही जो जहाँ आपका स्पाइन जो है वो खत्म होता है ना, वहाँ पे देते हैं आपको। सो मेरे केस में तो मुझे एट द टाइम जब एनेस्थेसिया दे रहे थे तब उतना डर नहीं लगा, बट रियल चीज़ स्टार्ट होती है जब एनेस्थेसिया का जो पावर होता है ना, वो जैसे 2-3 घंटे के बाद धीरे धीरे जब वो खत्म होना स्टार्ट होता है ना, तब आप रियल चीज़ फील करोगे कि आपका पूरा बॉडी पेन कर रहा है, सभी जगह से आप हिल भी नहीं पा रहे हो। और प्लस एट द टाइम जब एनेस्थेसिया देते हैं ना, उसके बाद विद इन 10 सेकेंड जो पूरी बॉडी में सेंसेशन होता है ना, वो भी इतना इंसेन होता है ना कि आप अपना बॉडी फील करना चाहते हो, बट आप अपना बॉडी का कोई भी पार्ट हिला भी नहीं सकते। ऑलमोस्ट जो आपकी चेस्ट के नीचे का जो भी पार्ट है ना, वो पूरा का पूरा नम हो गया होता है और आपको लिटरली कुछ भी फील नहीं होता। सो एनेस्थेसिया दिया, उसके बाद सारा सी सेक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ और ना विद इन 15 to 20 मिनट्स पूरा प्रोसीजर ना खत्म हो जाता है, और विद इन 30 मिनट्स तो सब वाइंड अप होके आप वापस अपने हॉस्पिटल वाला जो आपने रूम जो रखा होता है वो रूम में तो आपको शिफ्ट भी कर देते हैं विद इन 30 मिनट। इतना भी पेन हो, बट वो जो मैजिकल मोमेंट होता है आप जब पहली बार अपने बेबी को देखते हो, उतना तो आप में हिम्मत नहीं होता कि आप होल्ड कर पाओ, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी बॉडी की नंब होती है कि आप यू वांट एबल टू होल्ड योर बेबी, बट आप जब उसे पहली बार देखते हो, उसका टच फील करते हो, दैट वाज द बेस्ट बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, आई स्वेयर। अब इंस्टेंटली आपका सी सेक्शन खत्म होता है ना, उसके बाद ना मुझे इतनी सारी ठंड लग रही थी कि मैंने ऑलरेडी 2-3 ब्लैंकेट ओढ़ के रखे थे, फिर भी मुझे ठंड लग रही थी और मैं पूरा का पूरा मेरा बॉडी शिवर कर रहा था। मेरा हेड कवर था, हैंड्स लेग्स सब के सब कवर थे बहुत सारे लेयर्स से, फिर भी मुझे बहुत सारी ठंड लग रही थी। एंड दैट इज़ द नॉर्मल थिंग, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि आपको इंजेक्शन दिया गया होता है, प्लस आप ऑपरेशन थिएटर में एसी के नीचे ही होते हो पूरा का पूरा, बट तब बॉडी नंब होता है तो आप कुछ फील नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपको बहुत ठंड लगती है, एटलीस्ट मुझे 45 मिनट्स और 1 घंटे तक तो बहुत मुझे बहुत ही शिवरिंग हुआ था। थोड़ी देर बाद ना तुम्हें इतनी गर्मी लगती है ना कि फिर से तुम्हें एसी का ज़रूरत महसूस होगा। तो ये सब होता है कि एक मोमेंट आप क्या फील कर रहे हो, तुरंत ही दूसरी मोमेंट और कुछ फील करने लग जाओगे। सी सेक्शन के बाद का जो फर्स्ट वॉक होता है, एंड दैट इज़ द रियल थिंग। लाइक लिटरली जो भी आपने थ्रू आउट प्रेगनेंसी रील्स में, सोशल मीडिया पे जो भी देखा है ना, कई लोगों के वीडियोस की चल नहीं पाते, सपोर्ट लेना पड़ता है फिर भी चल नहीं पाते, दैट इज़ द रियल थिंग। लिटरली मैंने भी वो फील किया है, और वो आपको विद इन लाइक 5 to 7 आवर्स के बाद सच में चलना होता है। आपको अच्छे से आपकी वॉकिंग स्टार्ट कर देनी है, आपको किसी का सपोर्ट लेके उठना पड़ता है, प्लस 2 लोगों का सपोर्ट लेके। जब मेरी मम्मी और मेरी बहन दोनों मेरे साथ थी, दोनों का मैंने सपोर्ट लेके मैं चल रही थी, फिर भी मुझसे चला नहीं जा रहा था, क्योंकि लोअर बॉडी पे आपको पेन ही इतना हो रहा होता है कि आप लिटरली नहीं चल पा रहे होते हो। फिर और प्लस ब्लीडिंग भी इतना हो रहा था कि आप जैसे चल रहे हो और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वो सारी चीज़ें भी होगी, बट यू हैव टू
गेन स्ट्रेंथ और आपको वो सब करना पड़ेगा। एटलीस्ट 10-15 डेज तो आपको उठने में भी किसी के सपोर्ट की डेफिनेटली ज़रूर पड़ेगी। आप करवट भी अच्छे से नहीं ले पाओगे, बट वो बाय द टाइम सब ना ठीक होता जाएगा। मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि ये सारी बोलने की चीज़ें हैं कि आपको काम रहना है, मतलब गुस्सा नहीं करना है वो सब, बट आजू बाजू में सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो जाती है कि आप कुछ ना कुछ बोल ही पड़ोगे, या तो फिर एंड में आप उतना पेन होता है कि आप रो दोगे, वो सारी चीज़ें होगी। बट होने तो जो हो रहा है, बट सब बाय द टाइम सब हील हो जाएगा, और विद इन 1 मंथ तो आप आराम से थोड़ा बहुत रिकवर कर ही लोगे, कि एटलीस्ट आप खुद का और बेबी का तो काम अपने आप से कर सको। और सबके केस में मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो उतना ईजी भी नहीं होता है, किसी के लिए वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, किसी के लिए ईज़ी होता है, किसी को टाइम लगता है खुद को और बच्चे को दोनों को अडॉप्ट करने में। तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है आफ्टर बेबी भी। बट बेबीज़ के भी कुछ ना कुछ स्टेजेस होते हैं, वो स्टेज एक बार चला गया तो उसके बाद सब ईज़ी है। उन लोगों को भी सारा मतलब सिस्टम और वो सब अडेप्ट करने में 2-3 दिन लगते हैं, क्योंकि वो लोग भी अंदर थे, अचानक से तुरंत बाहर आ गए तो पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, प्लस उनके आसपास की सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो उन लोगों को भी अडेप्ट करने में 2-3 दिन लगते हैं। बट ठीक है, वो स्टार्टिंग में ही उतना फेज़ होता है, जैसे ही 1 वीक जितना टाइम चला जाएगा फिर वो लोग भी यूज़ टू हो जाएँगे और हम भी थोड़ा उनसे यूज़ टू हो जाएँगे, तो दोनों के सिस्टम जैसे-जैसे धीरे-धीरे सिंक होने लगेगी, तो वो सब भी ईज़ी हो जाएगा। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वीक था वो बहुत थोड़ा बहुत चैलेंजिंग था, कि जैसे बेबी फीड नहीं कर रहा है, अच्छे से लेच नहीं कर रहा है, फीडिंग आ रहा है बट बेबी को अच्छे से लेच नहीं कर पा रहा है, मुझे पम्प करना पड़ता था कि चलो एटलीस्ट कोई फॉर्मूला मिल्क देने से अच्छा था कि मैं अपना ही मिल्क पम्प करके उसे दूँ, और आपके आजू बाजू आपके लव्ड वंस प्लस फैमिलीज मेम्बर हो के हेल्प करने के लिए, तो सारी चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती है। बस आपको आजू बाजू में सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहिए, जो आपकी चीज़ सुने, समझे और आपको सपोर्ट करे, आपको प्यार दे, सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ठीक हो जाती है। फ्रॉम द 1 मंथ एक्सपीरियंस में तो बस इतना ही बोलूँगी कि लिव द मोमेंट विथ योर बेबी, क्योंकि वो सच में बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे, बहुत सारे मुझे खुद को इशू हुए, बहुत वो कई बार मतलब इमोशनली शटर्ड हो गई मैं। मेरे अराउंड माय हस्बैंड, माय फैमिली, बहुत सारे सपोर्टिव लोग थे जिन्होंने बोला कि ठीक हो जाएगा, ये टाइम भी चला जाएगा, ये वो। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट थ्रू फर्स्ट 7 मंथ जब कोई नहीं था, लिटरली हम दोनों जब अकेले रह रहे थे, तब थ्रू आउट जो विरल ने भी मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, नॉट इवन लाइक मेंटली फिजिकली, बट उन्होंने लिटरली घर का सारा काम भी किया है मेरे लिए, खाना बनाया है, घर का काम किया है, मेरा टेक केयर किया है, प्लस उनका खुद का काम देखना, वो सारी चीज़ें जो उन्होंने की है, आई विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दोज थिंग। लाइफ टाइम वो लेडीज़ को याद रहता है कि उनको थ्रू आउट प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी कैसे ट्रीट करा गया है। तो मैं बोलूँगी कि आई एम सो मच ग्रेटफुल कि मुझे इतना अच्छा पार्टनर मिला, जिन्होंने मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत सारा सपोर्ट किया, इवन आफ्टर द प्रेगनेंसी। एंड आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली कि उन्होंने भी मुझे बहुत सारा आफ्टर प्रेगनेंसी प्लस थ्रू आउट प्रेगनेंसी, जब मैं लास्ट टाइम पे घर पे आ गई थी लास्ट 2 मंथ पे, लास्ट ट्राइमेस्टर में, तभी उन्होंने मेरा बहुत सारा ख्याल रखा है, खाने का, पीने का, दवाई लेने का सारा, प्लस टाइम टू टाइम मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना, वो सब रिपोर्ट्स चेकअप्स वो सब करवाना, प्लस इवन आफ्टर बेबी सब, जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फैमिली की, तब वो लोग मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया है लिटरली। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीवन जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। ऑफ नाउ तो मुझे कोई पोस्टमार्टम हिट नहीं हुआ है बट देखते हैं बाद में होता है या नहीं, बट एज ऑफ नाउ तो सब मेरी हेल्प करने के लिए इमोशनली और फिजिकली अवेलेबल है, तो आई एम फीलिंग गुड। और अभी भी लाइक माई मदर एंड माई सिस्टर इज देयर टू टेक केयर फॉर माई बेबी, इसलिए मैं ऐसे बैठ के वीडियोस बना रही हूँ इतने टाइम के बाद, वरना मैं अकेली होती तो डेफिनेटली बेबी का भी देखना है प्लस वीडियोस भी करने हैं, तो आई एम श्योर मेरे से नहीं हो पाता, बट दे आर देयर टू टेक केयर फॉर माई बेबी, इसलिए मैं मेरा काम भी अब धीरे धीरे रिज्यूम कर रही हूँ, धीरे धीरे मतलब मैं भी अपने रूटीन में आ रही हूँ। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, ये था मेरा थ्रू आउट एक्सपीरियंस और आफ्टर एक्सपीरियंस। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर इट विथ यू गाइज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिलेगी और बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, और उन्हें भी लगेगा कि वी आर नॉट alone in this journey, definitely someone is there, और कोई है जिसने ये सारा एक्सपीरियंस किया है।
आई एम नॉट द ओनली वन, एंड थैंक यू गाइज ऑल्सो जिन्होंने मुझे थ्रू आउट जर्नी आई वॉज नॉट एबल टू शूट वीडियोज ऑन टाइम और वॉन्ट एबल टू पोस्ट ऑन टाइम, स्टिल यू ऑल आर रिस्पॉन्डेड वेरी वेल जब भी मैंने कुछ भी पोस्ट किया और डाला है. Thank you for all your support and all your love. So that is it for today's video. We'll meet you in my next one. Till then, bye bye and take care. And thank you for watching.